हेलो सभी को। आज की इस गहन चर्चा में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हमारा आज का विषय बहुत ही दिलचस्प और स्कोरिंग है। भारतीय विधायी संरचना यानी इंडियन लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर। और मैं आपको बता दूं कि आज हमारे पास इस टॉपिक पर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड्स का एक पूरा स्टैक है। ये किसी भी एस्पिरेंट के लिए एक गोल्ड माइन है जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है। आज का हमारा एजेंडा इन स्लाइड्स को बस पढ़ना नहीं है, बल्कि इनमें छुपे उन फैक्ट्स को गहराई से डिकोड करना है। लेकिन इस गहन चर्चा का एक सख्त नियम मैं पहले ही क्लियर कर रही हूं। हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं तथ्यों पर बात करेंगे जो इन स्लाइड्स में है। बाहर से मैं कोई जानकारी नहीं जोड़ूंगी। ये बहुत अच्छी अप्रोच है। और हाँ, हम किसी भी राजनीतिक विचारधारा का पक्ष नहीं लेंगे। हमारा फोकस स्ट्रिक्टली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस डेटा को समझने पर होगा। एकदम अनबायस्ड और क्लियर। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। अब पहली स्लाइड देखते हैं। हाँ, इस स्लाइड में मुझे एक मैप दिख रहा है भारत का, और उसके ऊपर कुछ है। हाँ, वहाँ भारत के नक्शे के ऊपर नए संसद भवन का 3D मॉडल दिखाया गया है। नया पार्लियामेंट बिल्डिंग है। और टेक्स्ट में क्या दिया है इसका? टेक्स्ट में लिखा है कि अनुच्छेद 79 यानी आर्टिकल 79 के तहत संसद का गठन होता है और इसके 3 अंग बताए गए हैं। 3 अंग? हाँ, पहला अंग है राष्ट्रपति, जिसे ब्रैकेट में संसद का अभिन्न अंग लिखा गया है। दूसरा है लोकसभा, जिसे लोगों का सदन कहा गया है। राइट। और तीसरा अंग है राज्यसभा, यानी राज्यों की परिषद। और ध्यान देना, स्लाइड में लिखा है कि ये वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है, जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसमें एक सवाल था मेरा, इसमें संसद का मुख्य कार्य क्या बताया गया है? स्लाइड में स्पष्ट लिखा है कि मुख्य कार्य देश के लिए कानून बनाना है। बस यही इनका मेन रोल है। सर, ये अनुच्छेद 79 और वेस्टमिनिस्टर मॉडल वाला पॉइंट ना एग्जाम के लिए मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल सही। सीधे अनुच्छेद और स्रोत से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो बेसिकली संसद इन 3 अंगों से मिलकर कानून बनाती है। अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड का विजुअल तो बड़ा स्ट्राइकिंग है। इसमें लाल रंग की एक कुर्सी है। बिल्कुल, और उसके सामने एक लाल कालीन यानी रेड कार्पेट को भारत के नक्शे पर दिखाया गया है। लाल रंग अथॉरिटी जैसा लग रहा है। तो ये राज्यसभा के बारे में है। हाँ, अनुच्छेद 80 यानी आर्टिकल 80 इसकी संरचना तय करता है। और सबसे बड़ी बात, ये एक स्थायी सदन है जिसके आगे लिखा है कि ये कभी भंग नहीं होता। कभी भंग नहीं होता। और सीट्स के बारे में क्या फिगर्स हैं? स्लाइड के हिसाब से इसकी अधिकतम सीटें 250 हैं, पर वर्तमान में 245 हैं, जिसमें से 233 निर्वाचित हैं और 12 मनोनीत हैं। और इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से विधायकों यानी एमएलएस द्वारा होता है। मेरा एक डाउट है, ये जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, ये किसके द्वारा किए जाते हैं? स्लाइड के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जो कला और विज्ञान जैसे क्षेत्रों से होते हैं। सर, इसका स्थायी सदन होना और कभी भंग नहीं होना एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। हाँ, मैं अग्री कर रही हूँ। ये ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स में बहुत आता है। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसमें विशेषज्ञ भी बैठते हैं। अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओह, यहाँ विजुअल बदल गया। यहाँ भारत के नक्शे पर हरे रंग की कुर्सी और हरा कालीन दिखाया गया है। सही देखा तुमने। ये लोकसभा यानी निम्न सदन की स्लाइड है, जिसकी संरचना अनुच्छेद 1 की पासी के तहत आती है। इसे लोकप्रिय सदन कहते हैं। लोकप्रिय सदन क्यों? क्योंकि जैसा स्लाइड में लिखा है, जनता इसका प्रत्यक्ष चुनाव करती है। इसकी अधिकतम सीटें 550 है, क्योंकि एंग्लो इंडियन वाला प्रावधान अब हटा दिया गया है। और वर्तमान सीटें 543 हैं, जो सभी निर्वाचित हैं। एक बात पूछनी थी, इसमें एससी और एसटी के लिए कितना आरक्षण दिया गया है? स्लाइड के डेटा के अनुसार अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। सर, एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47 सीटों का आरक्षण एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल, ये सीधा फैक्चुअल सवाल बनता है जो अक्सर मैच द फॉलोइंग में आता है। तो ये सदन पूरी तरह से सीधे जनता का सदन है। अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में एक तराजू यानी वेइंग स्केल दिखाया गया है। हाँ, और उस तराजू के एक पलदे पर हरा एलएस लिखा है और दूसरे पलदे पर लाल आरएस लिखा है। ये इनकी योग्यता और कार्यकाल की तुलना है। तो क्या अंतर बताया गया इसमें?
लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और ये अस्थायी है, यानी भंग हो सकती है, जबकि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, क्योंकि सदन स्थायी है। और उम्र का भी फर्क है ना? बिल्कुल। चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है, जिसे वरिष्ठ सदन भी कहा गया है। एक बात कॉमन है कि नागरिकता भारतीय होनी चाहिए। अगर राज्यसभा स्थायी है तो सदस्यों का रिटायरमेंट कैसे होता है? स्लाइड बताती है कि प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। ये साइकिल चलती रहती है। न्यूनतम आयु यानी 25 और 30 वर्ष वाला पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये आयु और कार्यकाल का अंतर ही दोनों सदनों का मूल कैरेक्टर तय करता है। एकदम क्लियर है। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। अरे वाह, यहाँ तो बड़े और चमकते हुए हरे नियॉन अक्षरों में सारा ला लिखा हुआ है। हाँ, ये एक ट्रिक है। सा मतलब संसद, अनुच्छेद 79, रा मतलब राज्यसभा, अनुच्छेद 80 और ला मतलब लोकसभा, अनुच्छेद 81। ये ट्रिक तो बड़ा कैची है। और इसके नीचे इनका क्रम भी लिखा है, 79 से 80 से 81। सर, क्या ये तीनों अनुच्छेद हमेशा इसी लगातार क्रम में याद रखने? हाँ दीक्षा, स्लाइड में स्पष्ट रूप से क्रम 79, 80, 81 लिखा है और आगे ब्रैकेट में लगातार अनुच्छेद भी मेंशन किया गया है। सर, ये ट्रिक तो मैचिंग वाले सवालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है। बिल्कुल। ये सरल ट्रिक सच में एग्जाम हॉल के प्रेशर में तुम्हारा बहुत टाइम बचाएगी। हाँ, टाइम तो बचाएगी। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ विजुअल में एक लकड़ी का हथौड़ा रखा हुआ है, गेविल जिसे बोलते हैं। सही पकड़ा। ये पीठासीन अधिकारियों यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की स्लाइड है। इसमें बताया गया है कि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि पदेन होते हैं। पदेन यानी एक्स ऑफिशो। और लोकसभा के लिए? लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर संसदों द्वारा चयनित होते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 108 के तहत जो संयुक्त अधिवेशन होता है, हाँ, जॉइंट सिटिंग, हाँ, उसे राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन उसकी संयुक्त अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट का इस्तेमाल कब होता है? स्लाइड के अनुसार टाई होने की स्थिति में ही निर्णायक मत का प्रयोग किया जाता है, वरना नहीं। सर, अनुच्छेद 108 और संयुक्त अध्यक्षता स्पीकर द्वारा किया जाना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, मैं बता रही हूँ, ये एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है। तो अध्यक्षों की ये भूमिका बहुत क्रूशियल होती है दोनों सदनों में। अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड के बीचों बीच भारत के नक्शे पर एक सिल्वर रंग का ब्रीफकेस दिखाया गया है। और ये ब्रीफकेस वित्तीय शक्तियों को दर्शाता है। स्लाइड बताती है कि धन विधेयक यानी मनी बिल अनुच्छेद 110 में आता है। मनी बिल, इस पे किसका कंट्रोल होता है? इस पर निर्णय का अधिकार लोकसभा स्पीकर का होता है। धन विधेयक पर लोकसभा का एकाधिकार बताया गया है स्लाइड में। और वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट अनुच्छेद 112 में है। सर, धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की सीमा क्या है? स्लाइड में साफ लिखा है कि राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकती है, उसके बाद वो पास माना जाता है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 और बजट अनुच्छेद 112 का आर्टिकल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। एकदम सही। तो इस स्लाइड से ये साफ है कि पैसों के मामले में सारी ताकत लोकसभा के पास है। ये बैलेंस थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ विजुअल में एक चमकता हुआ आवरग्लास यानी रेत खड़ी बना हुआ है। ये रेत खड़ी संसद के सत्रों यानी सेशंस को दर्शा रही है। यहाँ 3 सत्र बताए गए हैं। पहला बजट सत्र जो फरवरी से मई तक चलता है और ये सबसे लंबा है। दूसरा कौन सा है? दूसरा मॉनसून सत्र है जो जुलाई से सितंबर तक होता है। और तीसरा शीतकालीन सत्र है जो नवंबर से दिसंबर तक होता है। और ब्रैकेट में इसे सबसे छोटा बताया गया है। एक और चीज है, सत्रावसान और स्थगन भी लिखा है। हाँ, सत्रावसान यानी प्रोरोगेशन राष्ट्रपति द्वारा होता है और स्थगन यानी एडजर्नमेंट स्पीकर द्वारा। सर, इन तीनों में सबसे छोटा और सबसे लंबा सत्र कौन सा है? स्लाइड के अनुसार बजट सत्र सबसे लंबा है और शीतकालीन सत्र सबसे छोटा है। सर, सत्रावसान और स्थगन के बीच का अंतर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, राष्ट्रपति और स्पीकर के कार्यों का ये अंतर अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है, इसलिए ये बहुत बार पूछा जाता है। तो ये था हमारे संसद का समय चक्र। जी सर, तीनों सत्र क्लियर हैं। अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में तो एक लाल रंग का बड़ी सी स्टॉप साइन दिखाई दे रही है। ये स्टॉप साइन
दल बदल और अयोग्यता के नियम को दर्शाता है। स्लाइड बताती है कि दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में है, जो 52वां संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। और इसमें अयोग्यता के बारे में भी कुछ है। हाँ, किसी की अयोग्यता का निर्णय सदन का अध्यक्ष या सभापति करता है। इसके अलावा यहाँ 2 और संशोधन हैं। मतदान आयु 18 वर्ष की गई, 61वें संशोधन 1989 से, और एंग्लो इंडियन वाला? हाँ, एंग्लो इंडियन आरक्षण समाप्त कर दिया गया है 104वें संशोधन द्वारा। दल बदल पर निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? स्लाइड में दिया है कि निर्णयकर्ता सदन का अध्यक्ष या सभापति होता है, इलेक्शन कमीशन नहीं। सर, 52वां, 61वां और 104वां संशोधन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे। बिल्कुल, इन संविधान संशोधनों को तो रट लेना चाहिए। तो ये हो गया दल बदल और अमेंडमेंट्स का ओवरव्यू। राइट। अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब हम लगता है स्टेट्स पर आ गए हैं। इस स्लाइड में एक गुंबद वाली राज्य विधानसभा की इमारत का मॉडल दिख रहा है। सही कहा, ये राज्य विधान मंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर की स्लाइड है। इसकी संरचना राज्यपाल और सदन से मिलकर बनती है। तो यहाँ भी 2 हिस्से हैं। हाँ, विधानसभा यानी एलए निम्न सदन है, जिसके सदस्य एमएलए कहलाते हैं और कार्यकाल 5 वर्ष है। दूसरा है विधान परिषद यानी एलसी, जो उच्च सदन है, एमएलसी कहलाते हैं और इनका कार्यकाल 6 वर्ष है। और राज्यपाल की क्या भूमिका होती है? स्लाइड में लिखा है कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। सर, यहाँ राज्य का संवैधानिक प्रमुख एग्जैक्टली किसे कहा गया है? स्लाइड में स्पष्ट रूप से राज्यपाल यानी गवर्नर को राज्य का संवैधानिक प्रमुख बताया गया है। अच्छा, समझ गया। तो राज्य स्तर पर भी ये ढांचा संसद के जैसा ही चलता है। बिल्कुल सर, चलो दीक्षा, अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसमें भारत के नक्शे में 6 राज्यों को चमकीले हरे रंग से हाईलाइट किया गया है। ये 6 राज्य वो हैं जहां द्विसदनीय विधायिका यानी बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी इनमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। तो 6 राज्य कौन कौन से हैं? स्लाइड में नाम है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और इसके नीचे लिखा है कि विधान परिषद का सृजन या उन्मूलन अनुच्छेद 169 के तहत होता है। सर, किसी राज्य में दूसरी परिषद बनाने या हटाने का अनुच्छेद कौन सा है? स्लाइड के अनुसार सृजन या उन्मूलन अनुच्छेद 169 के तहत किया जाता है। सर, इन 6 राज्यों के नाम और अनुच्छेद 169 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, मैं बता रही हूँ, यहाँ से सीधे एलिमिनेशन वाले प्रश्न बनते हैं, तो इन 6 राज्यों के नाम जरूर याद रखने हैं। जी बिल्कुल याद रखूंगा। अब आज की आखिरी स्लाइड देखते हैं। पेटी है। ये स्लाइड विधान परिषद के निर्वाचन की संरचना समझाती है। पहले तो आकार की बात है। इसकी अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 होती है और न्यूनतम 40 सीटें होती हैं। और इनका चुनाव कैसे होता है? डेटा बहुत ज्यादा लग रहा है। हाँ, सदस्यों का चुनाव बनता हुआ है। 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, 1/3 विधायकों यानी एमएलए द्वारा, 1/3 स्थानीय निकायों द्वारा और 1/12 स्नातक प्लस 1/12 शिक्षक द्वारा। इसमें न्यूनतम सीटों की संख्या क्या तय की गई है? स्लाइड में न्यूनतम सीटें 40 बताई गई हैं। ये 1/6 राज्यपाल वाला और 1/12 वाला डेटा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। एकदम सही। ये गणित अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, इसलिए इस डेटा को बहुत ध्यान से याद रखना है। तो ये था विधान परिषद का पूरा चुनावी गणित। ये पूर्ण सेशन सच में एक डीप डाइव था सर। हमने केंद्र से लेकर राज्य तक पूरी लेजिस्लेटिव मशीनरी को डीकोड कर लिया। बिल्कुल दीक्षा। और इन स्लाइड से पता चलता है कि कैसे हमारे संविधान निर्माताओं ने केंद्र और राज्य में शक्तियों का संतुलन बहुत ही बारीकी और डिटेल में किया है। सही कहा सर। लेकिन इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं अपने एक ऑब्जर्वेशन पर थॉट शेयर करना चाहता हूँ। एक बहुत ही गहरा पॉइंट जो इन स्लाइड्स में बार बार हाईलाइट हुआ। कौन सा पॉइंट दीक्षा? देखिए, एक तरफ हमने पढ़ा कि राज्यसभा स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती और वहां बैठने वालों की आयु भी 30 वर्ष है, यानी सीनियर सदन है। लेकिन दूसरी तरफ धन विधेयक यानी मनी बिल के मामले में उसे सिर्फ 14 दिन की सीमित शक्ति दी गई है। ये कॉन्ट्रडिक्शन स्लाइड में बहुत साफ दिखा था। वही तो मैं सभी सुनने वाले विद्यार्थियों के लिए ये विचारणीय प्रश्न छोड़ रहा हूं कि संविधान निर्माताओं ने ऐसा क्यों किया होगा कि एक स्थायी सदन को पैसों के मामले में अस्थायी लोकसभा से कम शक्ति दी।
इस सवाल पर आप सब खुद से विचार करें और अपने आंसर्स ढूंढें। ये सच में डीप पॉइंट है दीक्षा। इस डायरेक्शन में सोचना एग्जाम के मेंस के लिए बहुत काम आएगा। तो इस डीप डाइव में बस इतना ही। इस गोल्ड माइन को रिवाइज करते रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। टिल नेक्स्ट टाइम।